दोस्तों, आज की कहानी है प्रिया चिल्लाती रही और अनीस उसका जिस्म लूटता रहा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देख प्रिया, तू ऐसा वैसा कुछ करने की सोचना भी मत। अनीस अच्छा लड़का नहीं है, अभी भी समय है, संभल जा। प्रज्ञा दीदी के शब्द मानो पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी का पीछा कर रहे थे। भय, आशंका, उत्तेजना के बीच हिचकोले लेता मन अतीत को कभी आगे तो कभी पीछे धकेल देता था। कुछ देर पहले रोमांचकारी सपनीले भविष्य में खोया मन जाने क्यों अज्ञात भय से घिर गया था। मम्मी पापा की लाडली बेटी और प्रज्ञा दीदी की चहेती बहन घर से भाग गई है। यह सबको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। अल सुबह आँख खोलते ही मम्मी चाय का प्याला लेकर जगाने आ जाएगी। क्या पता रात को ही सब जान गए हों। कितना समझाया था प्रज्ञा दीदी ने कि इस उम्र में लिया गया एक भी गलत फैसला हमारे जीवन को बिखेर सकता है। जितना दीदी समझाने का प्रयास करती उतनी ही दृढ़ता से बिंदास प्रिया 2 कदम अनीस की ओर बढ़ा देती। प्रिया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये प्यार वार के चक्कर में पड़कर अपने भविष्य से मत खेल। दीदी, अब तो अनीस ही मेरी जिंदगी है। मैंने उसे दिल से चाहा है, वह जीवन भर मेरा साथ निभाएगा। प्रिया के ये फिल्मी संवाद सुन प्रज्ञा अपना सिर पकड़ लेती। क्या हम तुझे नहीं चाहते? और अगर तुझे अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो एक बार पापा से बात कर उसे सबसे मिलवा तो सही। एक अनजाने अविश्वास के चहत जाने क्यों प्रिया पापा से बात करने की हिम्मत ना जुटा पाई। इस वक्त अनीस द्वारा घर से भागकर शादी करने का रास्ता उसे रोमांच भरा दिखाई दिया। अनीस के केयरिंग स्वभाव पर वह उस दिन फिदा हो गई। जब प्रज्ञा दीदी के जोर डालने पर उसने अनीस को मम्मी पापा से मिलने को कहा तो उसने भावावेश में प्रिया को गले लगा लिया और कहा वह अपने प्यार को खोने का रिस्क नहीं उठा सकता है। बस उसी रात गली के उस पार इंतजार करते अनीस के साथ वह आ गई। घर छोड़कर आते समय प्रिया का मनोबल चरम पर था। रास्ते में अनीस ने बताया कि वे लोग बेंगलुरु जा रहे हैं, जहां वे कुछ दिन उसके एक दोस्त के घर पर ठहरेंगे और 7 महीने बाद प्रिया के बालिग होने पर शादी करेंगे। रास्ते भर वह प्रिया को समझाता रहा कि इस दौरान उसे किसी से संपर्क नहीं रखना है। इस मामले में यहाँ का कानून बेहद सख्त है। विचारों में डूबती उतरती प्रिया कब नींद में आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक एक स्टेशन पर गहमा गहमी के बीच उसकी नींद खुली। उसने देखा तो अनीस अपनी सीट पर नहीं था। बिंदास और मजबूत इरादों वाली प्रिया का हलक सूख गया था। आवेग से उसकी आंखें भर आई, माथे पर पसीने की बूंदें चूह-चूहा आई थी। अकेलेपन के एहसास ने उसे घेर लिया। तभी वह अपना मोबाइल खोजने लगी। पूरा पर्स खंगाल डाला पर कहीं मोबाइल नहीं दिखा। आप मोबाइल तो नहीं ढूंढ रही हैं? एक आवाज ने उसे चौंका दिया। सामने देखा तो एक युवती बैठी किताब पढ़ रही थी। आपने मुझसे कुछ कहा क्या? मुझे लगा आप अपना मोबाइल ढूंढ रही हैं। हाँ, आपने देखा क्या? प्रिया ने पूछा तो वह बोली, तुम्हारे साथ जो लड़का है वह तुम्हारा भाई है क्या? उसका प्रश्न प्रिया को रुचिकर नहीं लगा। तभी उस युवती ने आगे खुलासा किया, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे साथ जो लड़का था वह ले गया है। कातर दृष्टि से इधर उधर देखती प्रिया को उसने बताया कि वह दूसरे कंपार्टमेंट में बैठा ताश खेल रहा है। प्रिया यह सुन शर्म से गड़ गई। उसे अनीस पर पूरा बहुत गुस्सा आया। कृपया आप मेरा सामान देखिएगा, मैं बाथरूम जा रही हूँ। प्रिया तेजी से निकली। तभी अंधेरे में किसी की आवाज पर उसके पांव वहीं ठिठक गए। दरवाजे के पास खड़ा अनीस मोबाइल पर किसी से कह रहा था, बस ऐसी ही बेवकूफ लड़कियों से तो रोजी रोटी चल रही है हमारी। उसका मोबाइल ले लिया है, 15-20 हजार का तो होगा ही। डर भी था कहीं घर वालों से संपर्क न कर बैठे। मैं बिना बात की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। अभी पूछा तो नहीं है, पर घर से कुछ ना कुछ लेकर जरूर आई होगी। घर जो बसाना है मेरे साथ, उसके ये सब ठहाकों के साथ हवा में तैर गए। और हाँ सुन, तू सारा इंतजाम रखना, मैं मेरी जिंदगी केवल वहाँ तक छोड़ने की है।
आगे तू संभालना, बस फिल्म मस्त बननी चाहिए। इस वार्ता को सुनकर प्रिया का खून बर्फ की तरह जम चुका था। उसके पांव स्थिर न रह पाए। वह गिरने वाली थी कि किसी ने उसे संभाला। वह कैसे अपनी सीट तक आई उसे पता ही नहीं चला। 2 घूंट पानी पीने के कुछ क्षण बाद उसकी आंखें खोली तो अपने कंपार्टमेंट में बैठी युवती का चिरपरिचित चेहरा दिखा। तुम ठीक तो हो ना? उसने जैसे ही पूछा, प्रिया की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उस युवती ने अपने साथ आए शख्स को बाहर भेज दिया और कूपे को अंदर से बंद कर दिया। क्या हुआ? साथ आया लड़का बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? उस युवती की बात सुन प्रिया फफड़ पड़ी। देखो, वह लड़का ठीक नहीं है, यह शायद तुम्हें भी पता चल गया होगा। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों घर से भागकर आए हो। प्रिया ने आश्चर्य और शंकित नजरों से उसे देखा तो वह बोली, मेरा नाम शरण्या है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वैसे तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। युवती की बातों में सच्चाई थी। वैसे भी अनीस का जो विभत्स चेहरा वह अभी अभी देखकर आई थी, उसे देखकर तो उसकी रूह कांप उठी थी। देखो, जो गलत कदम तुमने उठाया है, जिन कांटों में तुम उलझी हो, उससे निकलने के लिए तुम्हें साहस जुटाना पड़ेगा। शरण्या की बातों का प्रभाव प्रिया पर पड़ा। कुछ देर में ही वह संभल गई। प्रिया नाम है ना तुम्हारा? अपने पापा का नंबर दो मुझे, उसने अधिकार से कहा। तो प्रिया ने पापा का नंबर बता दिया। वह युवती बात करने के लिए बाहर चली गई। अब तक प्रिया स्थिति का सामना करने को तैयार हो गई थी। कुछ देर में वह वापस आई और बोली, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। वह अगली फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है यह ध्यान से सुनो। वह प्रिया को कुछ बताते हुए अपने साथ आई युवक से बोली, मैडम के साथ जो व्यक्ति आया है उसे बताओ कि ये उसे बुला रही है। और हाँ अर्जुन, कुछ देर तुम बाहर ही रहना। कुछ देर बाद ही अनीस आ गया तो प्रिया उसे शिकायती लहजे में बोली, तुम कहाँ चले गए थे अनीस? मैं कितना डर गई थी मालूम है तुम्हें? अनीस उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, मैं तुम्हें छोड़कर भले कहाँ जाऊंगा। प्रिया ने कूपे की लाइट जला दी। उसे कुछ देर पहले जिस अनीस की आंखों में प्यार का समुद्र नजर आ रहा था, अब उनकी मकरी दिखाई दे रही थी। अब वह अपनी खुली आंखों से देख रही थी कि किस तरह सतर्कपूर्वक अनीस इधर उधर देख रहा था। तभी प्यार से प्रिया ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? भौचक्का सा वह बोला तो प्रिया ने कहा, जानते हो पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं और वे भी बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। प्रिया के इस खुलासे से अनीस का तो रंग ही उड़ गया। वह अचानक बिफर गया। बेवकूफ लड़की, मैंने मना किया था कि कहीं फोन मत करना। तभी मानो उसे कुछ याद आया हो। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकला, तुम्हारा मोबाइल तो मैं जानती हूँ, वह तो तुम्हारे पास है। इससे पहले कि अनीस कुछ और पूछता, प्रिया अपना आपा खो चुकी थी। उसका हाथ पूरे बेग से लहराया और अनीस के गाल पर तेज आवाज के साथ झन्नाटेदार चाटा पड़ा। क्रोध और अपमान से उसका बदन कांप रहा था। अनीस का सारा खून निचुड़ गया था। शोर शराबे की आवाज बाहर तक चली गई थी। लोगों ने अंदर झांकना शुरू कर दिया था। इतनी देर में टीआई भी आ गया। उसने पूछा कि क्या माजरा है, तो बड़े इत्मीनान से वह युवती उठकर आई और बोली, ये मेरी रिश्तेदार हैं। दरअसल यह हमारे साथ बैठा एक यात्री है। हमें लगता है कि इसमें हमारा मोबाइल चुराया है। आप पुलिस बुलाइए। अनीस के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी थी। देखिए मैडम, यह फर्स्ट क्लास का डिब्बा है। आप इसमें बैठे यात्री पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकती। टीटीआई के बोलने पर अर्जुन बोला, मैं भी इसको यही समझा रहा हूँ कि पुलिस के झंझट में पड़ने से पहले खुद तसल्ली कर लो। इतना कहते ही उसने अनीस की जेबें खंगालते हुए प्रिया का मोबाइल निकाल लिया। अनीस सकते में था, पासा यूं पलट जाएगा उसने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तुरंत रेलवे के 2 पुलिस कांस्टेबल आए तो उस युवती ने अपना पहचान पत्र दिखाया। एसपी शरण्या पढ़कर दोनों ने उसे एक करार सैल्यूट बजाया तो टीटीआई सहित प्रिया भी असंभव में पड़ गई। टीटीआई हंसकर बोला, क्या बेटा, चोरी भी तो की पुलिस वालों की?